अध्याय 6 प्राथमिकताएं बड़ी चट्टानें। सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? एक सुबह जब यूनिवर्सिटी के छात्र अपनी फिलॉसफी की कक्षा में दाखिल हुए तो उन्हें कमरे के सामने एक अनोखा दृश्य दिखाई दिया। एक मेज पर एक बड़ा सा कांच का जार, बड़े बड़े पत्थरों का ढेर और दो भरे हुए बैग बड़े करीने से सजाकर रखे हुए थे, जिनमें पड़ा सामान दिखाई नहीं दे रहा था। प्रोफेसर मेज के पीछे गईं। उन्होंने हल्का सा सिर हिलाकर अपने छात्रों का अभिवादन किया और बड़े पत्थरों को कांच के जार के अंदर रखना शुरू कर दिया। जब पत्थर जार की कगार तक पहुंच गए तब वे रुकीं और छात्रों से पूछा, क्या जार भर गया है? छात्रों ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, जी हां। जरूरी नहीं, प्रोफेसर ने उत्तर दिया। फिर उन्होंने एक बैग उठाया और छोटे कंकड़ों को जार में डालना शुरू कर दिया। फिर कंकड़ों को बड़े पत्थरों के बीच जमाने के लिए जार को थोड़ा सा हिलाया। जब कंकड़ बड़े पत्थरों के बीच जम गए तब उन्होंने फिर पूछा, क्या जार भर गया है? कुछ छात्र समझ गए कि कुछ तो बात है और धीरे से कहा, शायद नहीं। पर ज्यादातर छात्रों ने सिर हिलाया और माना कि अब जार भर गया है। जरूरी नहीं, प्रोफेसर ने फिर कहा। दूसरे बैग की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बड़े पत्थरों और कंकड़ों के ऊपर बहुत सारी रेत को उड़ेला ताकि वह उनके बीच की छोटी जगहों में भर जाए। क्या अब यह भर गया है? उन्होंने पूछा। और तब कक्षा में सभी छात्र इस बात से सहमत हो गए कि जार अब ऊपर तक भर गया है। यह कहानी प्राथमिकताओं के महत्व को दर्शाने के लिए एक श्रेष्ठ उदाहरण है। जार आपकी जिंदगी है। बड़े पत्थर वे चीजें हैं जो आपके लिए सबसे ज्यादा अहमियत रखती हैं। उदाहरण के लिए अपने स्वास्थ्य, जिसमें मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक स्वास्थ्य शामिल हैं, तथा परिवार, काम या स्कूल को आप बड़े पत्थर मान सकते हैं। कंकड़ वे अन्य वस्तुएं हैं जो मायने रखती हैं, जैसे आपके दोस्त, घूमना फिरना, खेलकूद, संगीत, पर्यावरण जैसी रुचियां, कलाएं तथा आपका समाज। यहां कोई कठोर नियम नहीं है। जो चीज मेरे लिए पत्थर है वह आपके लिए कंकड़ हो सकती हैं। हो सकता है कि आपके दोस्त या घूमना फिरना आपके सबसे बड़े पत्थर हों। हम जीवन में अपनी प्राथमिकताओं के जार को कई बार भरते और खाली करते हैं। हो सकता है कि काम ज्यादा अहम हो जाए और स्कूल बिल्कुल मायने ही ना रखे, या पर्यावरण और आपका समाज आपके बड़े पत्थर बन जाएं। रेत वे सभी चीजें हैं जो अंततः बहुत कम मायने रखती हैं, पर जार को बहुत जल्दी भर सकती हैं। यह वह वस्तु है जो आपका समय तो लेती है, परंतु आपके जीवन को बेहतर नहीं बनाती। रेत सबके पास होती है। इसको पाना आसान है, लेकिन इसे हावी होने से रोकना मुश्किल हो सकता है। हो सकता है कि हमें पता चले कि हमारा जार तेजी से रेत से भर रहा है और पत्थरों और कंकड़ों के लिए जगह ही नहीं बची है। रेत में इतने समय तक खेलने से बचकर अपने जीवन की बुनियाद मजबूत बनाने में हम कैसे ज्यादा समय लगा सकते हैं? हमारे लिए शायद ऐसा करने का एक तरीका अपने आप से इस तरह के सवाल पूछना है, जैसे, मेरे लिए सबसे ज्यादा क्या मायने रखता है? या
मुझे जिंदगी से क्या चाहिए? अपने लिए इन सवालों के जवाब हम खुद ढूंढ सकते हैं और उन जवाबों को अपनी रोजमर्रा की गतिविधियों में शामिल कर सकते हैं। अगर सेहत हमारे लिए उन चीजों में से एक है जो ज्यादा मायने रखती है, तो हम व्यायाम करने, पौष्टिक भोजन खाने, रात को 20 मिनट जल्दी सोने और थोड़ी ज्यादा नींद लेने के लिए समय निकालेंगे। अगर परिवार या दोस्तों का कोई समूह हमारे लिए बड़े पत्थर हैं, तो हम थोड़ी रेत को बाहर निकालकर रात्रि भोज या साप्ताहिक छुट्टी वाले दिन को उनके साथ मिलकर बिताने के लिए कुछ और समय निकालना चाहेंगे, ताकि उन सब कार्यों को कर सकें जो हम उन लोगों के साथ करना पसंद करते हैं जिन्हें हम प्यार करते हैं। यदि पर्यावरण की सुरक्षा, गरीबों की सेवा या शांति और अहिंसा को बढ़ावा देना हमारे जार का बड़ा पत्थर है, तो हम अपने आप को इसके लिए शिक्षित कर सकते हैं और यह निर्णय ले सकते हैं कि कैसे इस पर काम किया जाए। यदि आध्यात्मिक जीवन हमारी प्राथमिकता है, तो हम ध्यान एकाग्र करने और शांत चित्त होने के लिए समय निकालेंगे। दिन में कुछ समय के लिए ही सही, धर्म ग्रंथों और उपयोगी पुस्तकों को पढ़ने से या बस अकेले बैठकर आत्मनिरीक्षण करने से हमें रूहानियत को अपने जीवन में एक बड़ा पत्थर बनाए रखने में सहायता मिल सकती है। निश्चय ही आपके पास कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पत्थर नहीं, कंकड़ हैं, लेकिन कंकड़ भी मायने रखते हैं। शायद आप फुटबॉल या डीजे संगीत या बॉलीवुड फिल्मों के प्रशंसक हैं। ठीक है, वे आपके परिवार से ज्यादा जरूरी नहीं हैं, फिर भी आप निश्चित रूप से उनके लिए भी समय निकालना चाहते हैं। सच कहें तो कभी-कभी आप अपनी दादी या नानी से मिलने के बजाय फुटबॉल का मैच देखना पसंद करेंगे। कभी-कभी आप अर्थ डे पर पेड़ पौधे लगाने के बजाय फिल्म देखना ज्यादा पसंद करेंगे। यह सामान्य बात है। हमें चाहिए कि हम अति से बचें। ऐसा ना हो कि दादी या नानी हमेशा दूसरे नंबर पर आएं या पृथ्वी की सुरक्षा के लिए कुछ भी नहीं किया जाए। अति से बचना अपनी जिंदगी को पत्थरों और कंकड़ों से भरने की कोशिश की ओर एक बड़ा कदम है, ताकि रेत केवल ज्यादा जरूरी चीजों के आसपास ही जमा हो सके। एक और कदम है नहीं कहने की कला को विकसित करना। नहीं एक छोटा सा शब्द है, पर इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। जब रात में बहुत देर हो रही हो, तब 1 और घंटा टेलीविजन को ना देखना। ट्विटर पर ध्यान दें, ट्विटर को अब एक्स कहा जाता है। ट्विटर पर और अधिक पोस्ट स्क्रॉल न करना, उन परिचित लोगों के साथ घूमने फिरने के लिए ना कहना जिनका आप पर गलत प्रभाव पड़ता है, या किसी ऐसी पार्टी में ना जाना जो शिष्टाचार की सीमा लांघ रही है। कभी-कभी काम में ज्यादा वक्त देने के लिए ना कहना। ये आप पर निर्भर करता है कि आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। फिर भी किसी झगड़े झमेले में पड़े बिना या किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाए बिना हम दूसरों को नहीं कैसे कहें? एक तरीका है। उन स्थितियों में जहां लोग उससे कहीं ज्यादा की मांग कर रहे हैं जो हम देना चाहते हैं, अपने आप से ये पूछना सही होगा, ऐसे में क्या करना सही है और मैं इसे कोमल शब्दों में स्पष्ट ढंग से कैसे कह सकता हूं? आपका जवाब ना हो सकता है, परंतु जरूरी नहीं है कि वह कठोर
और कड़वाहट से भरा हो, बस स्पष्ट और दृढ़ हो। इधर-उधर की बातों में न उलझें और ना ही लेक्चर देना शुरू कर दें। मैं उसके लिए तैयार नहीं हूं। आप चलें, मैं जल्द ही आपसे मिलूंगा। रेत को इकट्ठा होने से बचाने का एक और तरीका है, जो नहीं से बहुत अलग है, मगर उतना ही सफल है। अक्सर मुस्कुराएं, खुलकर हंसें। खिलखिलाती हंसी, जोरदार ठहाका या एक मीठी सी मुस्कान रेत को झाड़ने का सबसे अच्छा उपाय है। प्रसन्न रहें। कभी-कभी अपनी छोटी-छोटी गलतियों पर हंसने और सिर हिलाकर मुस्कुरा देने का हम सभी आनंद ले सकते हैं। हंसी मस्तिष्क में एक रसायन एंडोर्फिन्स पैदा करती हैं, जिससे हम अच्छा महसूस करते हैं। हमारा रक्त संचार बेहतर होता है, तनाव कम होता है, रोग प्रतिरोधक शक्ति और हृदय मजबूत होते हैं। खुलकर हंसने के बाद आपकी सोच स्पष्ट हो जाती है और आपकी प्राथमिकताएं जो उलट-पलट हो गई थी, उन्हें फिर से सही करने का आपको अच्छा मौका मिल जाता है। अब आप स्पष्ट रूप से सोच सकते हैं, अच्छा, तो मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? क्या सबसे ज्यादा मायने रखता है? हंसने से हम कम चिंता करना और अधिक खुश रहना शुरू कर देते हैं। अगर कोई बिल्कुल बेकार तरह की रेत है, तो वह है चिंता। यह आपके जार की सारी खाली जगह को भर सकती है, ऊर्जा को खत्म कर सकती है और बदले में आपको कुछ नहीं देती। लेकिन पकड़ में न आने वाली रेत सरकती हुई आहिस्ता आहिस्ता हमारे जार में घुस सकती है और वहां भरकर हमारी चट्टानों और कंकड़ों को, यानी हमारे प्रियजनों, आदर्शों, काम और हमारे परिवार को बाहर निकाल सकती है। हम कुछ साधारण सी क्षमताएं विकसित कर सकते हैं, जो समय के साथ काफी सारी रेत को झाड़ देती हैं। आप अपने बुनियादी मूल्यों को लिखने से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उन मूल्यों के मुताबिक काम करने के तरीके ढूंढें। उदाहरण के लिए, अगर रचनात्मकता आपके लिए बहुत अहम है, तो पता लगाएं कि आपको जो काम पसंद है, उन्हें करने के लिए कैसे समय निकालें, ताकि उस मूल्य की झलक मिल सके। यह मानकर चलें कि जरूरी नहीं कि सब कुछ अच्छा या आसान ही होगा। हो सकता है कि आपका प्यार से सींचा हुआ बगीचा मुरझा जाए या आपके हाथ से बने मिट्टी के बर्तन टूट जाएं। यह भी मानकर चलें कि आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा और आपको उनके अनुरूप ढलना होगा। अधिक बीज बोएं, बर्तनों को दोबारा आकार दें, फिर से कोशिश करें। आह भरें, मुंह बनाएं या मुस्कुराएं, जैसा भी आप चाहें, फिर आगे बढ़ें। जब हम आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे अपने मूल्यों के अनुसार जिंदगी जीने के व्यावहारिक तरीके ढूंढते हैं, तब हम ऐसा जीवन जीते हैं जो स्वयं हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब होता है। मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है और मैं जीवन से क्या चाहता हूँ? जब हम अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जीते हैं, तब हम अपने और दूसरों के प्रति सच्चे और खुश, शिष्ट और दयालु होते हैं। हमें हृदय की गहराई में एहसास होने लगता है कि हमारा आंतरिक कंपस सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अध्याय 7। चलो खाते हैं। क्या हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि हम क्या खाते हैं? टमाटो सॉस और बेसल में लपेटा हुआ पास्ता, लहसुन के साथ भुनी और मक्खन लगी लंबी पतली ब्रेड, मसालेदार सांभर और नारियल की चटनी के साथ
कुरकुरा डोसा, ऑलिव ऑयल और नमक के साथ भुनी हुई सब्जियां, घुले हुए राजमा के साथ चावल तथा धनिए और जीरे का खुशबूदार ठंडा रायता, तले मसले भुने या बेक किए हुए आलू, रसभरी की फिलिंग से भरपूर चॉकलेट केक। भूख लगी है क्या? हम कैसे चुनते हैं कि हम क्या खाएंगे? इस दुनिया में जहाँ चुनने के लिए इतना कुछ है, हम अपनी प्लेटों या कटोरियों में कैसा भोजन परोसा हुआ चाहते हैं? आमतौर पर हम वही खाना चाहते हैं जो हम अक्सर खाते हैं। साथ ही हम कुछ नया भी आजमाना चाहते हैं। हम वे भोजन या तो पारंपरिक तरीके से पकाते हैं या बाहर से मंगवाते हैं जो हम बचपन में मज़े से खाते थे, जो हमें घर की याद दिलाते हैं। हालांकि कई बड़े किराना स्टोर हजारों चीजें बेचते हैं, पर ज्यादातर लोग सिर्फ कुछ दर्जन भर अलग-अलग चीजें ही खरीदते हैं। कभी-कभी हम अपने प्रदेश से बाहर सफर करते समय उस स्थान पर मिलने वाले विशेष व्यंजनों का पता लगाते हैं या दुनिया के किसी दूसरे हिस्से के व्यक्ति के साथ अलग-अलग किस्म का पारंपरिक भोजन करते हैं, पर अक्सर हम अपनी ही पसंद को दोहराते हैं। यह कोई नई बात नहीं है कि हम आदत से मजबूर हैं, और यह बात हमारे भोजन संबंधी फैसलों पर भी लागू होती है। जो कुछ भी हम हफ्ते में कई बार खाते हैं, दरअसल उसके बारे में हमें बहुत सी बातों को ध्यान में रखना पड़ता है। उसका स्वाद अच्छा हो, हमारे बजट में हो, आसानी से उपलब्ध हो, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा हो और जहाँ तक हो सके उसी जगह की उपज हो। आखिरकार मिट्टी को उपजाऊ, नदियों और हवा को साफ, जंगलों और घास के मैदानों को हरा भरा, दलदलों को नम और रेगिस्तानों को अविकसित रखने में हमारी अपनी ही भलाई है। अधिकतर लोगों के लिए स्वाद, कीमत, जानकारी और निजी या पर्यावरण संबंधी स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं। शाकाहारी भोजन इस उद्देश्य के लिए पूरी तरह से उचित है। दुनिया भर में ज्यादा से ज्यादा लोग पौधों पर आधारित या पौधों और डेयरी उत्पादों के मिले-जुले भोजन को खाने के फायदों पर ध्यान दे रहे हैं। अनगिनत अध्ययनों में शाकाहारी बनने से स्वास्थ्य को होने वाले लाभ पर शोध किया गया है, जिनमें शाकाहार अपनाने से हृदय रोग, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कुछ कैंसर रोगों या स्ट्रोक के कम होने का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। कई साल पहले हर शाकाहारी से अक्सर पूछा जाता था, आपको प्रोटीन कैसे मिलता है? लेकिन अब ये सवाल धीरे-धीरे समाप्त हो गया है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग बीन्स, दालों, मेवों और नट बटर, पुराने अनाज जैसे स्पेल्ट, टेफ और किनुआ, पौष्टिक खमीर, टोफू और टेम्पेह, डेयरी उत्पादों और दूध के स्वास्थ्यवर्धक विकल्प जैसे सोया, बादाम, काजू, नारियल, मटर, ओट्स और प्रोटीन के कई अन्य स्रोतों के बारे में जान चुके हैं। और कीमत, शाकाहारी भोजन मांसाहारी भोजन की तुलना में बहुत सस्ता है, खासकर तब आप अनप्रोसेस्ड भोजन जैसे कि आलू के चिप्स के बजाय आलू खा रहे हैं, या वो भोजन जिन्हें आप खुद पकाते हैं, पहले से पैक किए गए भोजन के बजाय घर का बना खाना। बेशक ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की कीमत नॉन ऑर्गेनिक फलों और सब्जियों की तुलना में अक्सर अधिक होती है। हम जानते हैं
कि ऑर्गेनिक हर तरह से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है, लेकिन अगर पैसे की कमी है और आप समझौता करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ज़्यादातर देशों में ऐसी वेबसाइट्स हैं जो मदद कर सकती हैं। द डर्टी डज़न और द क्लीन 15 जैसी साइट्स इस बात की जानकारी देती हैं कि आमतौर पर किन खाद्य पदार्थों में सबसे अधिक या कम कीटनाशक होते हैं। हो सकता है कि आप सिर्फ ऑर्गेनिक स्ट्रॉबेरी खरीदना चाहें, लेकिन जब प्याज की बात आए तो समझौता कर लें। अगर आप ऐसी जगह पर रहते हैं जहां किसान अपनी पैदावार सीधे बेचते हैं, तो इसके जैसा और कुछ नहीं है। इन दिनों किसानों की मंडियां खेत से खाने की मेज तक ताज़े खाद्य उत्पाद उपलब्ध कराने में व्यस्त हैं। उनसे खरीदने पर हमें अधिक ताज़ा, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन मिलता है, बजाय उन खाद्य पदार्थों के जिन्हें ताज़ा चुनकर सैकड़ों या हज़ारों मील दूर भेजा जाता है, जो ना तो हमारे लिए अच्छा है और ना ही पृथ्वी के लिए अच्छा है। दयालुता और देखभाल करना। हम सभी पर्यावरण के प्रदूषण और जलवायु संकट को लेकर चिंतित हैं। निराश होना आसान है, लेकिन निराशा और मायूसी को करनी द्वारा बदला जा सकता है। शाकाहारी होना पर्यावरण के विनाश को रोकने का एक तरीका है। ऐसा करके हम पशु व्यवसाय यानी एनिमल एग्रीकल्चर द्वारा शुरू किए गए विनाश के चक्र से बाहर निकल सकते हैं। मनुष्य के उपभोग के लिए जानवरों को पालना और फिर मारना जानवरों और पृथ्वी दोनों के लिए अमानवीय है, और यह उपभोक्ता के लिए भी बीमारी लाता है। बड़े पोल्ट्री फार्मों में अंडों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए अक्सर हजारों मुर्गियों को पिंजरों में ठूस दिया जाता है और प्रतिदिन 24 घंटे लाइट जली रहती है। अस्वाभाविक रूप से अंडों के अधिक उत्पादन से मुर्गियों की हड्डियों से कैल्शियम निकल जाता है, जिससे उनमें दर्दनाक ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती है। जब अंडों का उत्पादन निश्चित रूप से कम हो जाता है, तब मुर्गियों को मारने के लिए भेज दिया जाता है। मुर्गियों के पास हिलने डुलने की बहुत कम जगह होने के कारण उनके पंख लगातार पिंजरे की धातु से रगड़ खाते हैं, जिससे उन्हें संक्रमण हो जाता है। इसका इलाज एंटीबायोटिक दवाओं से किया जाता है। ये एंटीबायोटिक मांस में घुल मिल जाते हैं और अंत में उन मनुष्य में पहुंच जाते हैं जो इन्हें खाते हैं, या शायद इन पक्षियों को पिंजरे से मुक्त या फ्री रेंज कहा जाता है। ध्यान दें, फ्री रेंज जहां पक्षी दिन में कम से कम कुछ समय के लिए एक बंद जगह में कैद रहने के बजाय आज़ादी से बाहर घूम सकते हैं, जहां वे प्राकृतिक वातावरण के संपर्क में आते हैं। इस तरह के लेबल उपभोक्ता को बेहतर महसूस करवाने के लिए हैं, मगर इनका कोई मतलब नहीं होता। इन पक्षियों के पास ज्यादा जगह नहीं होती। इन्हें डीबीकिंग की पीड़ा को सहन करना पड़ता है और इन्हें दिन रात जलती तेज लाइटों में रखा जाता है। ध्यान दें, डीबीकिंग यानी चोंच की लंबाई को कम करना। इन्हें बड़े बड़े शेडों में जमीन पर पक्षियों की भीड़ में रहना पड़ता है। सुविधाओं को फ्री रेंज तभी कहा जा सकता है अगर उनके पास छोटी सी खुली जगह हो, चाहे वह 5 वर्ग फुट की ही हो, जहां पक्षी आ जा सके। ये पक्षी अपना सारा जीवन ऐसी जगह पर बिताते हैं जिसका आकार कागज की शीट जितना होता है, और उनका मल अमोनिया की इतनी दुर्गंध पैदा करता है कि मजदूरों को अपनी आंखों और फेफड़ों को जलने से बचाने के लिए गैस मास्क पहनना पड़ता है। इसी वजह से
पक्षियों को स्थायी रूप से सांस की बीमारियां, घाव और छाले हो जाते हैं। ये तथ्य एक भयानक तस्वीर पेश करते हैं, है ना? यह दहशत कसाई खाने तक फैली हुई है। खाने की प्लेटों तक पहुंचने से पहले यहाँ जिंदा पक्षियों को बक्सों से खींचकर घूमती बेल्ट पर उल्टा बांध दिया जाता है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जो अक्सर उनकी हड्डियों के टूटने, चोट लगने या रक्तस्राव का कारण बनती हैं। वे बिजली के करंट वाले पानी की ओर बढ़ते हैं। जब उनके सिरों को पानी में डुबोया जाता है, तब बिजली का करंट उनके शरीर से होता हुआ धातु की बेड़ियों तक दौड़ाया जाता है, ताकि गर्दन काटने वाली मशीन तक पहुंचने से पहले वे सुन्न हो जाएं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के ह्यूमेन सोसाइटी की रिपोर्ट है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के कृषि विभाग के अनुसार लाखों पक्षी बेट से चूक जाते हैं और उबलते पानी के टैंक में डूब जाते हैं, जबकि वे अभी होश में ही होते हैं और दर्द महसूस कर सकते हैं। नर चूजे जो अंडे नहीं दे सकते और मांस के लिए भी उपयोगी नहीं होते, उन्हें जिंदा ही मीट ग्राइंडर में डाल दिया जाता है, या फिर उन्हें गैस से मार दिया जाता है, या बिजली का झटका दिया जाता है। हमारे पास ये जानने का कोई तरीका नहीं है कि हमारी प्लेट में परोसे गए चिकन को कैसे मारा गया था। न ही हम ऐसी किसी भी प्रक्रिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। आइए इन पक्षियों को अपनी प्लेटों से पूरी तरह से दूर रखें। इस तरह हम इन प्राणियों के दर्दनाक जीवन और पीड़ा भरी मौत को कम करने में अपनी छोटी सी भूमिका निभा सकते हैं। मवेशियों, सूअरों और दूसरे जानवरों की कहानी भी उतनी ही घिनौनी और डरावनी है, जिन्हें बड़ी संख्या में फैक्ट्री फार्मों में मारने के लिए पाला जाता है। वे दयनीय जीवन जीते हैं और दर्दनाक मौत का सामना करते हैं। साथ ही इन जानवरों को पालने की वजह से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव भी भयानक हैं। इनके मल से पैदा होने वाली मीथेन, जो पानी ये पीते हैं और जिस पानी का उपयोग जानवरों के लिए उगाई जाने वाली फसलों के लिए विशेष रूप से किया जाता है, साथ ही इनके चारे को उगाने के लिए काटे गए कई एकड़ जंगल, ये सब जलवायु संकट का कारण बनते हैं। बड़े बड़े एक्वा फार्म और बड़े बड़े मछली पकड़ने वाले ट्रॉलरों का रिकॉर्ड भी उतना ही निराशाजनक है। जाल में फंसी मछलियों को या तो जमीन को खोदकर बनाए बाड़ों में या समुद्र के पानी में खुले बाड़ों में लंगर डालकर इकट्ठा किया जाता है, जहां समुद्र का पानी खुले रूप से अंदर बाहर बहता है। मछली का मल और औषधीय एंटीबायोटिक पदार्थ जाल के जरिए खुले पानी में फिल्टर हो जाते हैं। पकड़ी हुई मछली के जरिए समुद्री जूं बड़ी बड़ी मछलियों को संक्रमित करती हैं और जाल में फंसी डॉल्फिन और पोर्पोइजेस को कभी-कभी एक्वा फार्मर्स गोली मार देते हैं। ट्रॉलर कई अन्य समस्याएं पैदा करते हैं। वे हमारे महासागरों की तलहटी में 40 फीट ऊंचे और रग्बी के मैदान जितने बड़े भारी जाल खींचते हैं और हेक या सोल जैसी प्रजातियों को बेचने की अपनी खोज में मूंगा, स्पोंजस, सी फैन्स, एनीमोन्स, मंटास, बाम मछली या सर्पमीन यानी ईल्स, जेलीफिश और गहरे पानी के शाक को भी खींच लाते हैं। क्योंकि ट्रॉलिंग का काम नजरों से दूर गहरे पानी में होता है, इसलिए इसके प्रभावों पर अक्सर ध्यान नहीं जाता। एक पर्यावरण संबंधी संगठन ने घोषणा की है
अगर यही तकनीक जमीन पर इस्तेमाल की जाती तो यह कुछ गायों को पकड़ने के लिए पूरे ग्रामीण इलाके में एक विशाल जाल खींचने जैसा होता और उस प्रक्रिया में पेड़, खेत और जंगल के जीव भी कुचले जाते। हम इसमें से किसी का भी हिस्सा बनना कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? जब हम विचार करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, तो सही क्या है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। शाकाहारी होने से जीभ के स्वाद के लिए जानवरों की दिल दहला देने वाली हत्या का हिस्सा बने बिना भी हमारे पास अपनी पसंद का भोजन चुनने के लिए बहुत सारे विकल्प हैं। एक पल के लिए रुकें और सोचें। हम में से कुछ लोग इतने खुशकिस्मत हैं कि उनके पास अपनी पसंद का भोजन चुनने के लिए सैकड़ों विकल्प हैं। आइए यह मानकर चलें कि लाखों लोगों के पास यह विकल्प नहीं है, जैसे कि युद्धग्रस्त देशों के नागरिक, वे लोग जो गुलाम हैं, शरणार्थी हैं और बहुत गरीब हैं, विशेष रूप से बच्चे जो अक्सर भूख से तड़पते, गंभीर कुपोषण और निरंतर मौत के खतरे का सामना करते हैं। कुछ परिवार तो दिन में एक बार भरपेट भोजन जुटाने के लिए जूझ रहे हैं। नौकरी का चले जाना, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, परिवार में मृत्यु, ऐसी कई स्थितियों में हम भोजन को लेकर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। जब हम खाने को लेकर लार टपकाते हैं और यह चर्चा करते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए और क्यों, तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अगर हमें अच्छा भोजन मिल रहा है तो हम खुशकिस्मत लोगों में से हैं। दुनिया भर में लोग उस प्रभु का, किसानों का, खेतों में काम करने वाले मजदूरों का और रसोइयों का शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि वे भरपूर भोजन पाने के कारण अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं। हम बड़े-बड़े समूहों में इकट्ठे होकर जाम उठाते हैं या व्यंजनों की प्लेटों को एक दूसरे को देते हुए बातें करते हैं। हम एक छोटी सी मेज पर एक या दो लोगों के साथ मिलकर भोजन करते हैं या पास में किताब रखकर चुपचाप अकेले खाना खाते हैं। हम पिकनिक पर जाते हैं और पेड़ों के नीचे, समुद्र के किनारे या कैंप फायर के आसपास बैठकर खाना खाते हैं। हम सुकून या पोषण के लिए, इनाम देने या जश्न मनाने के लिए, भूलने या याद करने के लिए भोजन करते हैं। जितने भी मसाले हम अपने भोजन में डाल सकते हैं, उनमें से दो ऐसे हैं जो भोजन की लज्जत को इस कदर बढ़ा देते हैं जिसे बयान कर पाना मुश्किल है। एक है शुक्राना, दूसरा है मिल बांटकर खाना। अध्याय 8। कृपया मुझे माफ कर दें, मैं आपको माफ करता हूं। माफ करने से घाव भरते हैं। यह अध्याय हर उस इंसान के लिए है जिसने कभी कोई गलती की हो। हम में से हर एक किसी न किसी बात के लिए माफी चाहता है। हम में से हर एक को दूसरों को माफ करने की जरूरत है। हमें अपने आप को भी माफ करने की जरूरत है। इनमें से कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन यह सब संभव है। माफी क्यों मांगें? दूसरों को माफ क्यों करें? एक कारण यह है कि हम कड़वाहट, मायूसी और अपमान की भावना से मुक्त होना चाहते हैं। हम अपराध बोध के बोझ से मुक्ति चाहते हैं। हम जानते हैं कि अगर हम सिर्फ माफी मांगने का साहस जुटा सकें और हमें माफी मिल जाए, तो हमें वह आज़ादी मिल जाएगी। अगर किसी ने हमारे साथ गलत किया हो तो क्या हम उन्हें माफ करना चाहेंगे, ताकि वे भी कड़वाहट,
मायूसी, अपमान और अपराध बोध से मुक्त हो सकें? यही तो समस्या है। कभी-कभी हम चाहते हैं कि वे अपराध बोध के बोझ तले दबे रहें। हम चाहते हैं कि उन्हें सजा मिले, लेकिन धीरे-धीरे जिंदगी हमें सिखाती है कि जब तक हम माफ नहीं करते, हम असल में अपने आप पर बोझ डाल रहे हैं और खुद को ही सजा दे रहे हैं। क्षमा करने से हम अपने आप को सुधारते हैं और दूसरों को भी ऐसा करने में सहायता देते हैं। क्षमा हमारे घाव भरती है और रिश्तों को संवारती है। फिर भी हम अक्सर भावनात्मक स्वतंत्रता देने और दूसरों को राहत देने के बदले गुस्से और डर को चुनते हैं। हो सकता है कि हमें डर हो कि माफी मांगना या माफ करना यह दर्शाता है कि हम कमजोर हैं। शायद हम उनसे दूरी बनाए रखना चाहते हैं जिन्हें हमने दुख पहुंचाया है या जिन्होंने हमें ठेस पहुंचाई है। हम सोचते हैं कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि कभी भी माफी का जिक्र ना किया जाए। यदि हमें किसी और को माफ करने के लिए कहा जाए, तो हो सकता है कि हम ऐसा करने से हिचकिचाएं, क्योंकि हमें लग सकता है कि ऐसा करना उनकी करनी को ठीक ठहराने के समान है। उल्टा, ऐसे बुरे विचार हम पर हावी होकर हमारे मन की शांति को भंग कर देते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि ये विचार हमारे शरीर में तनाव का कारण बनते हैं, जो शारीरिक, भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक लक्षणों के रूप में सामने आते हैं। हम इन रुकावटों को दूर करके अपने अंदर माफ करने या माफी मांगने की इच्छा कैसे पैदा करें? एक जरूरी कदम है मन को शांत और एकाग्र करना। मन को सुकून देने और शांत करने के लिए ध्यान को अंतर्मुख करने के कई तरीके हैं। जब मन स्थिर हो जाता है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही, तब एक नया विचार जन्म लेता है कि हम अपने आप को सताया हुआ न समझकर अपने सोचने का तरीका बदल दें। यह हमारे विचारों में बदलाव की, दूसरों के लिए हमदर्दी पैदा करने की शुरुआत है। हमारे दृष्टिकोण में इस बदलाव के कारण हम दूसरे लोगों को यह बताना छोड़ देते हैं कि उन्हें कैसे जीना चाहिए, और हम खुद क्षमा करना और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। किसी से माफी मांग सकना एक वरदान है। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यह हमारे दिल और दिमाग पर पड़े बोझ को हल्का करने, हमारे पछतावे को राहत देने और कृतज्ञ होने में बदलकर प्रेम को जगाने का मौका है। अगर हमने किसी को ठेस या चोट पहुंचाई है, और कौन है जिसने ऐसा नहीं किया होगा, तो जब भी अवसर मिले हमें खेद व्यक्त करने और माफी मांगने से पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसा कहना बेशक अजीब और अपमानजनक लग सकता है, पर फिर भी ऐसा कहें। वे लोग, हम में से अधिकतर जिन्होंने बहुत सारी गलतियां की हैं और अक्सर माफी मांगना चाहते थे, उनका मानना है कि कह देने से यह आसान हो जाता है। कभी-कभी माफी मांगने से यह पता चलता है कि दूसरा व्यक्ति दुनिया को कितने अलग नजरिए से देखता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी दोस्त से किसी आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए माफी मांगी हो और उसने ये कहा हो, मुझे बुरा नहीं लगा, मैंने तो इसके बारे में दोबारा सोचा तक नहीं। उधर आप चिंता में डूबे हुए थे कि आपने बिना सोचे समझे बोल दिया। फिर भी माफी मांगने से आपकी चिंता दूर हो गई और आपके दोस्त को भी लगा कि आप उसकी भावनाओं की कद्र करते हैं।
बेशक कभी-कभी हमें अनुचित शब्द कहने से भी ज़्यादा बड़ी गलती के लिए माफ़ी माँगने की ज़रूरत होती है। हो सकता है कि हमने किसी को बहुत बड़ी चोट पहुँचाई हो। दर्द जितना गहरा होता है, माफ़ी माँगना उतना ही ज़रूरी हो जाता है। इसके लिए विनती करें और फिर इससे भी कुछ ज़्यादा करें। अपने व्यवहार में बदलाव लाकर सच्चा पश्चाताप ज़ाहिर करें। हम घाव को भरने का प्रयास कर सकते हैं। जो किया है उसे स्वीकार करें और उस व्यक्ति के साथ अपने व्यवहार में बदलाव लाएं। लेकिन तब क्या करें जब उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है या उसे ढूंढना मुमकिन नहीं हो जिसे हमने दुख पहुंचाया है? क्या हम जिंदगी भर उस अनसुलझे अपराध के बोझ तले दबे रहना चाहते हैं? नहीं, परमात्मा का शुक्र है कि ऐसा नहीं होगा। अगर हमें अपने शब्दों और करनी के लिए वास्तव में अफसोस होगा और हम उन्हें कभी न दोहराने का दृढ़ संकल्प करेंगे। दिल से प्रायश्चित करना और एक नए रास्ते पर चलने का सच्चा संकल्प ही इसका समाधान है। अगर संकल्प सच्चा है तो लगता है कि कुदरत भी हमारे साथ है और किसी न किसी तरह से हमारी आत्मग्लानि का बोझ हल्का हो जाता है, ताकि धीरे-धीरे हम अपने आप को भी माफ करना शुरू कर सकें। जब कोई दूसरा व्यक्ति हमसे माफी मांगे तब क्या? हमारे लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? पहला और सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि उसे पूरी तरह से, पूरे दिल से माफ कर दें। अगर हम ऐसे ऊंचे आदर्श तक नहीं पहुंच पाते, तो हम क्षमा के इस उदार दृष्टिकोण की ओर बढ़ने की पूरी कोशिश तो कर ही सकते हैं। पूरी तरह से माफ तो कर ही सकते हैं, चाहे कोई व्यक्ति माफी मांगे या नहीं। जिस तरह हम अपनी गलतियों के लिए माफी चाहते हैं, उसी तरह जब दूसरे हमें चोट पहुंचाते हैं, तो हम भी उन्हें दिल से माफ कर सकते हैं। कभी-कभी हमें लगता है कि किसी व्यक्ति को हमसे माफी मांगनी चाहिए, पर वो ऐसा नहीं करता। हमें ये साफ पता होता है कि हमारे साथ गलत हुआ है और हम चाहते हैं कि हमसे माफी मांगी जाए। माफी न मांगे जाने पर हमें बहुत बुरा लग सकता है, लेकिन किसी के माफी मांगने की उम्मीद रखना ही हमें उस व्यक्ति से बांधे रखता है, उस दुखदाई घटना की जंजीरों में जकड़ कर रखता है। ऐसा करना सिर्फ अपने आप को बहुत ज्यादा अहमियत देना है। इस तरह हम देखते हैं कि क्षमा के कई पहलू हैं। खुद के साथ साथ दूसरों को भी माफ करना, किसी ऐसे व्यक्ति से माफी मांगना जो या तो माफी दे नहीं सकता या देना नहीं चाहता, या फिर ऐसी माफी की उम्मीद रखना जो दी ही नहीं जा सकती। जब हम ऐसी स्थितियों में माफ करने का साहस जुटाते हैं, तो हम दुख, आत्मग्लानि और कड़वाहट की भावना से ऊपर उठना चाहते हैं। हम उस आनंद को चुन रहे होते हैं जिसका अनुभव एक चिंता मुक्त, प्रसन्नचित्त और उत्साहित हृदय ही कर सकता है। शायद यह आंतरिक आनंद तथा हल्का होने का एहसास ही हमें बताता है कि माफ करना ही सही काम है। यह ऐसा है जैसे हम सबके अंदर एक कंपस है। ऐसी कोई नियम पुस्तिका नहीं है जो ये बता सके कि हर स्थिति में हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हर स्थिति में फैसला लेने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ता है कि हम क्या करें। लेकिन जब वह फैसला हमें अपने अंतर में गहरे आंतरिक आनंद और हल्का होने का एहसास दिलाता है और साथ ही साथ हमारे आसपास अन्य लोगों को भी सुख और शांति देता है,
तो यह एक अच्छा संकेत है कि हमारा आंतरिक कंपस सही दिशा की ओर इशारा कर रहा है। अध्याय 9, अपने घर की देखभाल करना। हम जिस धरती पर रहते हैं उसकी देखभाल कैसे करें? आपका घर कहाँ है? मनुष्य विभिन्न प्रकार के स्थानों में रहते हैं। घास फूस से बनी झोंपड़ियों से लेकर व्यस्त अपार्टमेंट, इमारतों, आलीशान हवेलियों तक हमारे पास अनगिनत स्थान हैं जिन्हें हम घर मानते हैं। ये आश्रय हमें दुनिया से जोड़े रखते हैं। जब हम जीवन की घटनाओं से बुरी तरह टूट जाते हैं तब हम इनमें शरण लेते हैं। जिस तरह कोई पक्षी घोंसला या जानवर जमीन में बिल बनाता है, वैसे ही हम अपने घरों में पनाह लेते हैं। उनमें हम जश्न मनाते हैं, बच्चों की परवरिश करते हैं, काम, आराम और एक दूसरे की देखभाल करते हैं। हालांकि हम लाखों विभिन्न प्रकार की जगहों में रहते हैं, लेकिन उन सब जगहों में एक बात समान है कि धरती के आधार के बिना वे कायम नहीं रह सकतीं। अंततः धरती ही हम सबका घर है। यदि हमारे नीचे और चारों ओर फैली धरती पर कोई कष्ट आ जाए, यह अत्यधिक गर्म हो जाए या इसमें बाढ़ आ जाए, तो हम भी इससे प्रभावित होते हैं। केवल मनुष्य ही नहीं, पेड़ पौधे और जानवर भी धरती के साथ फलते फूलते और पीड़ित होते हैं। जिस तरह हम अपने घरों की देखभाल करते हैं, बिल्कुल उसी तरह हमें अपने सामूहिक घर की बेहतर तरीके से देखभाल करनी चाहिए, बिना देर किए। हमें अपने आसपास की दुनिया के हर हिस्से की जरूरत है। महासागर और जलमार्ग की, पर्वत और घुमावदार पहाड़ियों की, चरागाह और सवाना के बड़े मैदानों की, वर्षावन और बगीचों की, रेगिस्तान और मरु उद्यानों की, चट्टानों और गुफाओं की। हमें जीवों की उन हजारों प्रजातियों की जरूरत है जो जंगलों या विशाल महानगरों में रहती हैं। हमें उन जानवरों की जरूरत है जिन्हें हम पालते और पसंद करते हैं। साथ ही उन प्राणियों की भी जरूरत है जिन्हें हम मुसीबत समझते हैं। हाँ, चींटियां हमें परेशान कर सकती हैं, लेकिन मनुष्यों और उनकी संख्या का अनुपात लगाएं तो एक मनुष्य के अनुपात में लगभग 15 लाख चींटियां हैं। अगर चींटियां हमें परेशान करना चाहें तो हमारा बुरा हाल हो जाएगा। हालांकि अन्य कई फायदों के साथ साथ वे मिट्टी की रासायनिक गुणवत्ता बढ़ाने के लिए मिट्टी में अपने मल और खाने के अवशेषों को छोड़कर उसे उपजाऊ बनाती हैं। और मच्छर, यह सच है कि हम हमेशा उन्हें मारते रहते हैं, लेकिन हम उन कीड़ों को भी मार देते हैं जो पौधों के रस पर गुजारा करते हैं और पौधे के परागकणों को एक से दूसरे पौधे तक पहुंचाते हैं। वे पक्षियों, रेंगने वाले जंतुओं और जल और स्थल दोनों में रहने वाले प्राणियों के लिए आहार का एक आवश्यक स्रोत हैं। लाखों वर्षों में हमारी पृथ्वी ने 5 बार सामूहिक विलुप्ति का सामना किया है, जब प्रजातियां बहुत तेजी से लुप्त हो जाती हैं, मगर उतनी तेजी से नई प्रजातियां उनकी जगह नहीं ले पातीं। हो सकता है कि भूतकाल की ये घटनाएं छोटे छोटे ग्रहों के टकराने से या विशाल ज्वालामुखियों के विस्फोट से हुई हों। बड़े पैमाने पर लुप्त होने से सभी प्रजातियों में से कम 3/4
पूरी तरह से नष्ट हो जाती हैं। बड़ी संख्या में लुप्त होने में 30 लाख वर्ष तक का समय लग सकता है, या यह अपेक्षाकृत तेजी से हो सकता है। छठी विलुप्ति मानवीय क्रिया और निष्क्रियता के कारण होने वाली पहली विलुप्ति की घटना होगी, और यह लाखों वर्षों में नहीं, बल्कि कुछ 100 वर्षों में ही घट सकती है। हालांकि अब भी इसकी गति धीमी की जा सकती है और इससे होने वाले विनाश को कम किया जा सकता है। यह जानकारी हासिल करने और आवाज उठाने का समय है। अकेले और मिलकर काम करने का समय है। यह अपने आप से पूछने का समय है कि कुछ ऐसा विशेष क्या है जिसे मैं कर सकता हूं और जो मुझे समस्या का हिस्सा बनने के बजाय समाधान का हिस्सा बनाए। असुविधा होने पर भी क्या मैं गाड़ी का कम प्रयोग करने के लिए तैयार हूं? बाजार जाते समय क्या मैं अपना थैला लेकर जाने को तैयार हूं? क्या मैं छोटा सा सब्जी का बगीचा लगा सकता हूं? एक बार उपयोग में आने वाले कंटेनरों और प्लास्टिक की थैलियों के इस्तेमाल से कैसे बच सकता हूं? मेरे इलाके में हरित जीवन की क्या संभावनाएं हैं? ये छोटे छोटे कदम हमें तो मजबूत बनाते ही हैं और अक्सर दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। हम उन लोगों, सरकारों, व्यवसायों और संगठनों के साथ जुड़ सकते हैं जो अपनी आवाज उठा रहे हैं। इन तरीकों से हम सुधार लाने और आशा की किरण जगाने में सहायता कर सकते हैं। कुदरत भी हमारे साथ है। उदाहरण के लिए 2016 में वैज्ञानिकों ने एक प्रकार के बैक्टीरिया की खोज की जिसने प्लास्टिक विघटित करने की क्षमता विकसित कर ली थी। कल्पना करें, वह बैक्टीरिया जिसके पास इस ग्रह पर करोड़ों वर्षों के दौरान प्लास्टिक से निपटने का कोई कारण नहीं था, उसने तेजी से अपने आप को बदल लिया और जिस वातावरण में वह था, उसने खुद को उसके अनुकूल ढालने के लिए अलग तरीके से काम करना शुरू कर दिया। अगर बैक्टीरिया अपना तरीका बदल सकते हैं, तो हम भी बदल सकते हैं। हमें सकारात्मक परिवर्तन को बढ़ावा देने और हानिकारक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रकृति और एक दूसरे के साथ मिलकर प्रयास करना होगा। दुनिया के हर कोने में कार्बन उत्सर्जन, कचरे और प्लास्टिक के ढेर, फैक्ट्री फार्मिंग, कोयले और औद्योगिक कल कारखानों का धुआं, प्राकृतिक आवासों का नाश और बर्फ की चोटियों का पिघलना तबाही मचा रहा है। बड़े बड़े तूफानों, उफनते महासागरों, आग और बाढ़ के कारण अनगिनत लोगों को अन्य जगहों पर शरण लेनी पड़ी है। इन सब से जानवर और वनस्पति जगत भी बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। निरंतर हो रहे जलवायु परिवर्तन और प्रजातियों की निरंतर विलुप्ति को रोका नहीं जा सकता। पिछले 100 वर्षों में पौधों और जानवरों की सैकड़ों प्रजातियां हमेशा के लिए लुप्त हो गई हैं, लेकिन हम जलवायु परिवर्तन, प्रजातियों की विलुप्ति और मानव जीवन के नुकसान को कम कर सकते हैं। लगातार बढ़ते हुए सामूहिक विनाश के भयानक दृश्य को बदला जा सकता है। हमारे पास एक सुनहरा मौका है और मानव जाति को उस मौके का फायदा अभी और भविष्य में भी उठाना चाहिए। ऐसा करना ही उचित है। जीवन की कद्र करें। यह हमारे रचयिता का उपहार है। सभ्य और देखभाल करने वाले इंसान बने। इस बेहद खूबसूरत दुनिया को सहेजकर इसके प्रति आभार व्यक्त करें। पर्यावरण का संरक्षण करने वाले कार्यकर्ता और जलवायु वैज्ञानिक हमें बताते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, लेकिन अब
हमें ठोस कदम उठाने होंगे। हमें इस आह्वान के महत्व को समझने की आवश्यकता है। कभी-कभी ऐसा कर पाना असंभव कार्य और बहुत बड़ा बोझ प्रतीत होता है। विशेषकर युवा लोग, जिनका जीवन, बच्चे और नाती-पोते लगातार आ रही पर्यावरण संबंधी आपदाओं के गंभीर प्रभाव झेलेंगे, कभी-कभी क्रोधित, भयभीत और निराश महसूस करते हैं। फिर भी हमारे पास आशावान होने के ठोस कारण हैं। जिस तरह व्यक्ति स्वयं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता और इसे अपनी करनी और फैसलों द्वारा जाहिर करता है, उसी तरह वह दूसरों में भी आशा की किरण जगाता है। क्योंकि हमें आशा है, इसलिए हम प्रभावशाली बदलाव लाने के लिए मिलकर काम करते हैं। 1972 में मानवीय पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में जब से भारत के प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि चाहे हमारी हैसियत, ताकत या परिस्थितियां कुछ भी हों, हम में से कोई भी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता, तब से विश्व के स्तर पर काफी ठोस कदम उठाए गए हैं। 1987 में ओजोन की परत को नुकसान पहुंचाने वाले उत्पादों के उत्पादन को बंद करके ओजोन परत को बचाने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि लागू की गई थी। यह प्रोटोकॉल पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोगी सिद्ध हुआ है। हम इसके प्रभावों को देख सकते हैं, क्योंकि एंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत लगातार ठीक हो रही है। तब से कई अंतर्राष्ट्रीय समझौतों ने मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए पारे और पारे के यौगिकों के निष्कासन से हमारे स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा की है। 2015 में हुए पेरिस समझौते में जलवायु संकट से लड़ने की पहली वैश्विक प्रतिबद्धता के बाद से प्रतिवर्ष मनुष्य द्वारा उत्पन्न किए गए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कई गीगाटन को समाप्त कर दिया गया है। इस वर्ष संयुक्त राष्ट्र के वैज्ञानिकों ने घोषणा की है कि जलवायु अभियान प्रभावशाली है। विलुप्त हो रही प्रजातियों की रक्षा के लिए देश और अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस तरह काम कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं किया गया। व्यक्तिगत स्तर पर नागरिक उन नेताओं का समर्थन कर सकते हैं जो हमारे पर्यावरण के गंभीर महत्व को समझते हैं। हम कई तरीकों से मदद कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, फर, पंख या विलुप्त हो रही प्रजातियों से बने औषधीय उत्पादों को खरीदने से इनकार करना, अपने बगीचों और आंगनों में से शाकनाशकों और कीटनाशकों को दूर रखना, गाड़ी कम चलाना, शाकाहारी भोजन करना और स्वदेशी पौधों के साथ लैंडस्केपिंग करना जो मधुमक्खियों और तितलियों जैसे स्वदेशी कीड़ों को आश्रय देते हैं। हमने जो खोया है उसे हम वापस नहीं ला सकते, लेकिन हम ये घोषणा कर सकते हैं कि अब और नहीं। जो बचा है उसे हम पूरी ताकत लगाकर बचा सकते हैं। इन प्रयासों और बचाव के साधनों से हम इस सुंदर पृथ्वी के साथ तालमेल बनाकर रह सकते हैं। हमारे जीवन जीने का हमारा वर्तमान तरीका भयानक रूप से विनाशकारी है। अपनी विनाशकारी आदतों को बनाए रखने के बजाय हम बेहतरीन तरीके अपनाकर अपनी दुनिया, अपने घर को बचाने के लिए मिलकर काम कर सकते हैं।